हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो ज्योग्राफी है उसके कंबाइंड रिवीजन की बात करेंगे कि सीबीएसई ने जो अपना पेपर दिया है कि किस तरह से टर्म 1 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सभी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि जो ज्योग्राफी है क्लास 12 टर्म 1 का जो मार्क्स है वो 35 मार्क्स के हैं। यहाँ पे आप दे रखा है टाइम वही 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। इसमें जो सेक्शन है 3 भागों में डिवाइड है, ए बी एंड सी सेक्शन। तो लिखा है सेक्शन ए में आपके जो होंगे कितने क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन होंगे, बट आपको कितने करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 20 करने हैं। लेकिन जो मैप वगैरह सेक्शन है वो तो कंपलसरी आपको पता है सभी को करनी है। सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स है और सबको पता है कि जो 12th क्लास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस जरूर की होगी कि सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। अगर बाई चांस नहीं भी आते हो आपको या कोई कंफ्यूजन भी हो तो भी आपको अटेम्प्ट सारे ही करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती है। तो जो आते हैं वो अच्छे से कीजिए, जो नहीं भी आते उसको भी थोड़ा सा आप समझिए, सोचिए, और जो आपके हिसाब से लगता है कि आंसर सही हो सकता है उस पर आप टिक करके जरूर आइए। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जिसमें भी 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 24 दे रखा होगा, लेकिन हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे कि हमें नहीं पता, हो सकता है कि इन्हीं 24 में से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू बहुत ज्यादा आप लोगों को मिल चुके हैं, तो अब यहाँ पे कंबाइंड रिवीजन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यूटी। इसका आंसर तो बच्चे को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में। ऑप्शन देख लेते हैं, एनसीटी दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी। सबको पता है कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। ये तो जिन्होंने नहीं चैप्टर पढ़ा किया उसको भी कॉमन सेंस से यूज कर सकता है। भैया एनसीटी जो दिल्ली है वो सबसे जो है डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि कैसे कैसे वो डेवलप हुए, पहले कौन सी जो अप्रोचेस है वो डेवलप हुई, उसके बाद कौन से अप्रोचेस, तो उसको आपको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देख लेते हैं, इसमें 4 दे रखा है आपको, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें होगा कि जो 2 जो सबसे पहले रीजनल अप्रोच आया था, फिर थर्ड एरियल डिफरेंशिएशन आया था, फिर फर्स्ट स्पैटल ऑर्गेनाइजेशन आया था, और फिर जो है सबसे एंड में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया था। तो यानी कि इसका सही ऑर्डर क्या हुआ, 2 3 1 4, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा है कि पन्ना, पारा, पाली, नागला एंड धानी आर द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट। ये सारी जो सेटलमेंट है वो किसके एग्जांपल, क्या क्लस्टर सेटलमेंट, क्या सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट है, या फिर जो इसका आंसर है हैमलेटेड सेटलमेंट है। तो इसका ऑप्शन सी है, हैमलेटेड सेटलमेंट के सारे एग्जांपल्स है। थोड़ा जल्दी भी करेंगे क्योंकि बच्चों जो है वो चाहते हैं फटाफट हम रिवीजन करें। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम एट कैन इनेबल द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड एफोरेस्टेशन। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें था कि कंजर्व करे वाटर ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज एंड एफोरेस्टेशन के लिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है हरियाली बी, वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू, कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंडिया की उसको ऑक्यूपेशन वाइज कितने भागों में कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है इसका दे रखा है आपको, लेकिन सही आंसर क्या, मेन वर्कर हम पढ़ चुके हैं जो 183 से ज्यादा काम करते हैं, मार्जिनल वर्कर जो 183 से कम काम करते हैं, नॉन वर्कर्स आपको समझ में आ गया। तो 3 भागों में कैटेगराइज कर रखा है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर। तो इसका सही ऑप्शन ये। नेक्स्ट है कि विच हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, की ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ये कंसेप्ट डेवलप किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, ये तो सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले भी हमने जब एमसीक्यू चैप्टर वाइज किए थे तब भी उसमें मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया। तो इसका सही ऑप्शन है वीट, डी है ये, दिस इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब कर रहा है। इंक्रीज इन साइज में इंक्रीज होना, कांस्टेंट बढ़ना, और पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, या सिंपल चेंज इन क्वालिटी। तो सही ऑप्शन है पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। ये भी क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया था, तो दिया था। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च बाय द प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा को साफ करने के लिए कौन सा मतलब जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर है नमामि गंगा बी।
तो देखिए आपने जितने भी हमने चैप्टर वाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिसाइड किया था वो सारे ही जो क्वेश्चंस है आप लोगों के पेपर में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, इसमें से कौन सा जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। भिलई, दुर्गापुर, चंडीगढ़ और बरूनी। तो इसका आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हम सबको पता है सबसे ज्यादा प्लांट सिटी है। अभी रिसर्च हुआ है जिसमें सर्वे आया कि भैया सबसे हैप्पीएस्ट सिटी जो है वो पूरे इंडिया में चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ कोई इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ माइनिंग, माइनिंग का कौन सा ये मेथड नहीं है। तो इसका आंसर है डी जो है रिफाइनिंग, ये कोई माइनिंग का मेथड नहीं है। बाकी हमने पढ़ चुका है अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट, शाफ्टिंग, ये सारे माइनिंग के ही मेथड है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द परसेंटेज ऑफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो अर्बनाइजेशन में जो ये सारे जो मैंने बताया ना कि 2011 के जो सेंसस है उसी के हिसाब से हमें आंसर करना है, क्योंकि 2021 का जो भी सेंसस का डेटा वो अभी तक आया नहीं लोगों के पास। ये अगले साल बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा 2011 के सेंसस के हिसाब से ही पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है सही 31.16 इसका यानी कि ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एमुलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। जो माइग्रेशन होता है बेसिकली किस बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है सी, प्लेस ऑफ ओरिजिन एज वेल एज प्लेस ऑफ रेजिडेंस। नेक्स्ट कह रहा है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। कह रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल, कौन सा फंक्शनल रिलेशन एस्टैब्लिश होता है रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और थ्रू द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका जो आंसर है थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इन एरिया। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज इसका सही आंसर हो सकता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, प्लेसेस ऑफ ओरिजिन है, क्लस्टर में इज नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो इसका आंसर हो गया आपका वाटर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और एस्टैब्लिशमेंट द रूलर ऑफ एरियाज। तो सब में इसका आंसर जो है बेसिकली आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगी। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो ऑप्शन में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग 15 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कॉफी प्लांटेशन ब्राजील आर नोन एज, की जो कॉफी प्लांटेशन को ब्राजील में और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है फेजिनिडाज। तो इसका आंसर है सी। ये भी मैंने चैप्टर वाइज जब रिवीजन कराया तो आप लोगों को दिया था। नेक्स्ट 16th कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच है वो किसके द्वारा मतलब किससे रिलेटेड है, किसने बेसिकली दिया। तो इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में पहले जो नोबेल पुरस्कार है उनको मिला हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ आवर कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। कि कौन सा एरिया है यहाँ पे जो रेनफॉल कम होता है इसको ड्रॉट प्रोन एरिया कहते हैं। तो इसका आंसर है डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल सुपर पावर हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया। कौन से कॉलोनियल सुपर पावर का मोनोपोली था शुगर केन पे। तो इसका आंसर है डच सी। मैंने कहा था हर बार जितने भी मान लो 60 क्वेश्चंस होते हैं तो कोशिश होती है 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ, ताकि जो सारे आंसर्स मैंने बता दिए, कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने नहीं बताया वो मैं चैप्टर बताई थी, आप चैप्टर में ढूंढ के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें, ताकि कुछ मेहनत आप लोग भी साथ साथ करें। जिनको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो प्लीज चैप्टर पढ़े और उसका आंसर को फिर से फाइंड करके मुझे आंसर बताइए। नेक्स्ट हम 19th क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फोर्ट टाउन। सबको पता है भैया फोर्ट कहाँ पे है, तो इसका आंसर सबको पता होगा। कुछ ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जो आप नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप दे सकते हैं। इसका आंसर है जयपुर। जयपुर आपको पता है सारे जो फोर्ट है वहीं पे आपको देखने को ज्यादातर मिलते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट रिलेटेड टू नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो इसका आंसर है एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन। हमने पढ़ा था ना नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की, जिसमें कि नेचर जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। फिर हमने पढ़ा कि इस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आए और ह्यूमन जो है वो नेचर पे डोमिनेंस करने लगा। फिर हमने एक बीच का रास्ता देखा कि ना तो भैया वो ठीक है कि हम लोग नेचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, नेचर से डरे, ना ही ठीक है कि जो हम नेचर को डराने लग जाए और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करे। तो हमें बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं, उसके थ्रू काम करना है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट का मेन फीचर क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, सही है इसका डिराइव इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज। तो देखिए इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर है यूज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर की कौन सा सेक्टर है यूज सबसे ज्यादा यूज करता है हाईएस्ट परसेंटेज टोटल वाटर इन इंडिया। पानी का सबसे ज्यादा जो यूज है वो कौन से सेक्टर में, क्या डोमेस्टिक में, कमर्शियल में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री।
हम सबको पता है जो एग्रीकल्चर है, खेती के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर, यानी कि इसका आंसर है बी। बच्चे ऐसे टेलर से याद करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हैज नॉट बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एज एंड स्किल सेलेक्टिवली माइग्रेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए कि डाउनफॉल इन वर्किंग पॉपुलेशन रूरल एरिया, जो बेसिकली इसका अफेक्ट। तो सेक्शन ए के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए। 24 क्वेश्चन थे, बट आपको 20 करने, बट मैंने सारे कराए। 24 में से एक क्वेश्चन का जो काम है मैंने आप लोगों को दिया, आप लोग खुद ढूंढ के इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे 14th का। चलिए अब लोग सेक्शन बी स्टार्ट करते। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है और आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है कि उसके अंदर से आपको 20 क्वेश्चन ही करने हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मैप है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैप है। और यहाँ पे क्वेश्चन उसके बेसिस पे पूछा गया है कि दिख रहा है आपको 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि 24 तक क्वेश्चन कर चुके, तो ये सारे मैप के बेसिस पे 25 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, 27 है, 28 और 29 तक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते आपको आई होप कि मैप दिख रहा होगा। तो पहला ही क्वेश्चन है कि चूज द कंट्री विथ लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें सबसे लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया है। तो इसका आपको दिख रहा है 25th का जो आंसर है। हम ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन कौन सा हमें दे रखा है। तो इसका आंसर है अल्जीरिया, सूडान, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका। तो सही आंसर बनता है इसका ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैप भी थोड़ा देख लेते साथ साथ। 26 क्वेश्चन है, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस इन यूरोप। ये कौन सा ऐसा बेसिकली रीजन है जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है। तो इसका आंसर है स्टेपिस। हम सबको पता है, ये हमने जब चैप्टर वाइज किया था तब भी हम लोगों ने देख लिया था। इसका जो बी आंसर है स्टेपिस। नेक्स्ट है सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रैक्टिसिंग सब्सटीट्यूटिंग गैदरिंग ग्रेट लेक। तो इसका आंसर है नॉर्थ कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशन कनेक्ट ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ट्रांस कैनेडियन रेलवे भी हम कर चुके थे। इसका आंसर है ए हैलिफैक्स एंड वैनकूवर। लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हैवीली यूज्ड इनलैंड वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हम लोग फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मैप में जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझने के लिए पूरा वर्ल्ड का मैप भी क्लियर होनी चाहिए कि कौन से जगह पे कौन सी कंट्री है, तो ही आप लोग इसका आंसर सही दे सकते हो। तो इसका आंसर है सी राइन वाटर। तो मैप का जो क्वेश्चन था वो वही था 25, 26, 27, 28 एंड 29 आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन। इसमें दे रखा है स्टेटमेंट दे रखा है, आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना। देखिए पहले दो स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली ड्यूरिंग दी 16th एंड 17th सेंचुरी, पहला स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज एंड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इट, कि जो एक्सपेंशन है वर्ल्ड ट्रेड 16 17 से बड़ा, और ये शायद इसका रीजन भी है। तो इसका जो सही है स्टेटमेंट है वो क्या है देखते हैं। केवल एक ही सही है, दोनों ही सही है, और बोथ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, या बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट 1। तो हम देख लेते हैं इसका जो पहले स्टेटमेंट एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली ड्यूरिंग द 16th और 17th सेंचुरी, की पॉपुलेशन जो है 16 और 17th सेंचुरी बहुत तेजी से बढ़ा है। अब क्या है जो एक्सपेंशन है वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है जिसके कारण लोग भी पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ी है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, और जो ऊपर के स्टेटमेंट है उसको नीचे एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो वो स्टेटमेंट है करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कि ये जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच नहीं है। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है देख लेते। इक्विटी का मतलब मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन अवेलेबल ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी ठीक है। प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, ये जो प्रोडक्टिविटी का मतलब जो है वो सही इंडिकेशन नहीं दे रहे। एम्पावरमेंट टू हैव पावर टू मेक चॉइस, ये भी ठीक है। तो सही मैचिंग कौन सा नहीं है इसके अंदर, जो आपका सी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब रिसोर्स मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड फ्यूचर, ये इसका आंसर नहीं है।
नेक्स्ट कह रहा है कि ईच कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। अब मेंशन लाइन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। कह रहा है ना ईच कम्युनिटी ऑक्यूपाई वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज मैटर ऑफ ट्रेडिशन के रूप में कर रहा है। तो ये जो अब लाइन है वो किसके कैरेक्टर को बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है? सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर, नोमैडिक हर्डिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या कलेक्टिव फार्मिंग। तो इसका मतलब है ये जो सही आंसर है इसका बी, जो नोमैडिक हर्डिंग है, ये इसको एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं बैठ रहा। तो पहला कह रहा है टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन सस्टेनेबल एनवायरमेंटल एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन। तो ये तो बिल्कुल ही ठीक है कि कोशिश कर रहा है भैया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्लीन सस्टेनेबल एनवायरमेंट है। टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है यूज ऑफ फ्यूअर रिसोर्सेज प्रोवाइड चीपर सर्विसेज फोकस सस्टेनेबल इंक्लूसिव इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं हो सकता भैया बेरोजगारी को बढ़ाया जाए। तो हम तीनों पढ़ने के बाद हमको वैसे भी समझ में आ रहा है कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट तो किसी प्लान का हिस्सा कभी भी हो ही नहीं सकता है, बल्कि हाँ ये होता है कि प्लान को अनएम्प्लॉयमेंट कम करना हो तो ये हम सोच सकते हैं, बट पॉपुलेशन बढ़ाने की बात हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ाने की बात हो रही है, तो किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं हो सकता। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। कौन सा इसमें से जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस माइग्रेशन का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर है मिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर, ये जो है इसका पासा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन हिमालय रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ, इसमें आप बताने कौन सी इसकी एक्टिविटी बेसिकली है। तो इसका आंसर है सी, बकरवाल। नेक्स्ट है कि मैच द कॉलम करना है 1 से 2। आपको कॉलम ए में दे रखा है कुछ और कॉलम बी में दे रखा है, इसको मैच करना है। जैसे अंबाला है किस चीज के लिए पॉपुलर है, मुगल सराय है, ठीक है, अंकलेश्वर है, अलीगढ़ है, शिमला है, सहारनपुर है। तो ये 6 के दे रखे लेफ्ट साइड पे, उसको बेसिकली मैच करना है किससे ये मैच कर रहा है। तो जो अंबाला है किससे मैच कर रहा है, देखिए आप लोगों को सब इसका जो आंसर है ये आपको बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि ये जो सिटीज है पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, अपने लिए पॉपुलर है। तो यहाँ पे जो आपको देखना है कि आपको बहुत ज्यादा कि फर्स्ट जो अंबाला दे रखा है वो दे रखा है गैरिसन टाउन, तो फर्स्ट का क्या हो गया 4th, तो बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है मुगल सराय, मुगल सराय किसके लिए पॉपुलर है, ट्रांसपोर्ट टाउन के लिए, ठीक है। उसके बाद दे रखा है अंकलेश्वर, जो 3rd है वो किसके लिए पॉपुलर है, माइनिंग टाउन के लिए। 4th है अलीगढ़, जो अलीगढ़ आप लोग देख लीजिए 4th है वो एजुकेशन टाउन के लिए। नेक्स्ट है शिमला, शिमला तो हम सबको ही पता है कि शिमला जो है किसके लिए पॉपुलर है। तो 6 देखिए टूरिज्म टाउन के लिए, घूमने के लिए शिमला लोग टूरिस्ट के रूप में वहां पर जाते हैं। और सहारनपुर जो है वो वहां पे किस लिए पॉपुलर है, कमर्शियल टाउन। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है सही ऑप्शन, नीचे देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन की भरमार है, 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। कि जो फर्स्ट का 4th होना चाहिए, सेकंड का 2nd होना चाहिए, 3rd का 1st होना चाहिए, 4th का हमारा 3rd होना चाहिए, 5th का 6th होना चाहिए और 6th का हमारा 5th होना चाहिए। यानी कि जो बी ऑप्शन है वो जो है इसमें करेक्ट बता रहे हैं। तो बी को हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट पे आता है कि यार दिस एज वाज मार्क्ड बाय यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सफोकेटेड स्टैटिकल टूल, लॉज ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालिसिस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कौन से एज की बात हो रही है, जिस एज में बेसिकली जो है कंप्यूटर स्टैटिकल टूल के लिए सभी यूज किए जा रहे हैं, तो ये कौन से कल्चर की बात हो रही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, रीजनल, क्वांटिटिव, एरियल, ये स्पार्टल। तो इसका आंसर है डी, स्पार्टल ऑर्गेनाइजेशन। And in which of the following stream of migration female predominant in both interstate and interstate migration, intrastate and interstate की which of the following stream of migration, कौन सा stream of migration जो है फीमेल बेसिकली प्रीडोमिनेट है दोनों में, चाहे इंट्रास्टेट हो चाहे वो इंटरस्टेट माइग्रेशन हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या बनता है, सी, रूरल टू रूरल एरिया। ज्यादा देखा कि मैरिजेस के कारण ही फीमेल को माइग्रेट होना पड़ता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इसमें से कौन सा जो कॉलम है करेक्टली मैच नहीं है। तो हम देख लेते हैं, ट्रक फार्मिंग, ग्रोइंग वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। फैक्ट्री फार्मिंग, रीयरिंग पोल्ट्री कैटल, ये भी ठीक है। मार्केट गार्डनिंग, ग्रोइंग फ्लावर्स, ये भी ठीक है। विटीकल्चर, रियरिंग ऑफ फिश, विटीकल्चर होता है बेसिकली ग्रेप्स के कल्टीवेशन को बोलते हैं, तो ये जो है वो सही मैच
नहीं है। डी विटिकल्चर जो है वो रियरिंग ऑफ फिश नहीं है। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग दैम। कह रहा है मोर ऑफन सच अ पैटर्न मे बी ऑल्सो रिजल्ट फॉर सेग्रेगेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। इसमें कह रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग फीचर एंड चूज द करेक्ट टाइटल। इसमें जो टाइटल है वो करेक्ट क्या बन रहा है आपका, तो वो आप लोगों को इसमें बताना है। तो नेक्स्ट है कि द लैंड ओइंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेन विलेज वेयर people of lower strata of society and manual workers settle on the outer flanks of the village. They are found in Gujarat plains and some part of the Rajasthan. तो ये जो है तीन जो विशेषता बताई गई है वो किसके लिए, क्या हैमलेटेड सेटलमेंट की बात हो रही है, सेमी क्लस्टर फ्रेगमेंटेड की, क्लस्टर सेटलमेंट की या आइसोलेटेड सेटलमेंट की। तो इसका आंसर है सेमी क्लस्टर। ये जो बी है इसका सही ऑप्शन बता रहा है। नेक्स्ट है, वैसे भी ज्योग्राफी के बहुत इजी क्वेश्चन है जिन्हें सिर्फ 1 से 2 बार भी चैप्टर रीड किया होगा, सारे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अब बहुत सारे जो एमसीक्यूज है मैंने चैप्टर वाइज जब एक एक चैप्टर आपको दिए थे तो उसमें सारे जो क्वेश्चन है वो आपको निकल कर सामने आ रहे होंगे। आई होप आप लोग को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, ये भी मैंने आप लोगों को दिया जब चैप्टर वाइज कराया था कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी हायर इन केस ऑफ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की वर्क पार्टिसिपेशन जो है वहां पे ज्यादा होती है जहां पे लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। दूसरे तरीका नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म द सब्सटेंस और नियर सब्सटेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो मैनुअल वर्कर्स है भैया उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनको काम करना पड़ता है। तो इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है बी की बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को बी। ये टॉपिक भी हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने चैप्टर वाइज वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप लोग चैप्टर वाइज देखिए, फिर आप लोगों को बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम। ग्रेप कल्टीवेशन स्पेशली ऑफ द मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वाइन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द हाई क्वालिटी ग्रेप, जो हाई क्वालिटी ग्रेप्स है उस वाइन बनाए जाते हैं, और जो लो क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं उसको सुखाकर वो करंट से किशमिश वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहे हैं, तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या है, दोनों ही करेक्ट है। इसके अंदर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। तो 1 और 2 दोनों ही हमारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जो कि आपने जब एग्रीकल्चर चैप्टर हमने करा था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है उसमें जो खट्टे फल होते हैं बेसिकली ग्रेप्स है उसको ग्रो किया जाता है, जिससे अच्छी क्वालिटी के जो ग्रेप्स होता है उससे तो वाइन बनाया जाता है, और जो इन्फीरियर यानी कि जो लो कैटेगरी के ग्रेप्स हो जाते हैं उसको सुखाकर फिर क्या बनाया जाता है, किशमिश को रूप में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम करें मैच द फॉलोइंग कॉलम करना है, 1 और 2 दे रखा है, इसमें आपको उसकी हेल्प से कोड से आपको हेल्प करना है। तो यमुना रिवर कहाँ पे है, सबसे पहले आपको पता है दिल्ली के अंदर है तो 6 हो गया। जो काली है वो कहाँ पे है, जो 5th मुजफ्फरनगर है। गोमती, इसका भी आंसर सबको पता है, लखनऊ के अंदर है। और साबरमती अहमदाबाद बहुत पॉपुलर है। गंगा कानपुर और वाराणसी के अंदर, और मुसी जो है वो हैदराबाद। तो ये हमने देख लिया, फर्स्ट का 6 है और सेकंड का 5th है, थर्ड का 4th है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका है ए। सीधा ए को हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। फिर कह रहे हैं 2015 में अ पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड फॉर द एडोलसेंट्स टू गिव द प्रॉपर गाइडेंस एंड बेटर डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट। ये 2015 में एक पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया ताकि जो एडोलसेंट्स है उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, वो ज्यादा अच्छे डेवलप कर सके अपने टैलेंट को। तो ये सेलेक्ट करना है कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर है ए, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चों के डेवलपमेंट बढ़ाया जाए और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस के स्टार्टअप पे ज्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। प्रयाग दे रखा है, इलाहाबाद, तो इसके लिए बताना है कि बेसिक ऑफ डेवलपमेंट किस चीज के लिए डेवलपमेंट है। तो रिलीजियन एंड कल्चर बेसिस सबको पता है, प्रयागराज इलाहाबाद बहुत ज्यादा है। लखनऊ बेस्ड ऑन द रिमेंट्स ऑफ द एंशिएंट सिटीज, का मतलब है जो कुछ बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी सही है। कोलकाता कल्चरल बेसिस, और जो मुंबई है फॉर्म ऑफ कमर्शियल पोर्ट। तो जो सी है कोलकाता जो है विजिटिंग, जो ये है ये इसका करेक्ट मैच नहीं है। नेक्स्ट आए थे 46 क्वेश्चन पे, कह रहा है मैच द कॉलम ए को सेकंड से मैच करना है, चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। जमशेदपुर, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, मसूरी, गोवा। तो यहाँ पे हमें देखना है किस चीज के लिए क्या पॉपुलर है, तो एक बार हम देख लेते हैं।
कि जो जमशेदपुर है इंडस्ट्रियल टाउन सबको पता है। सेकंड जो है भुवनेश्वर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन यानी कि फर्स्ट का बन रहा है, थर्ड सेकंड का बन रहा है, फिफ्थ गाजियाबाद जो है वो सैटेलाइट टाउन है, मसूरी समर रिसोर्ट सबको पता है, गोवा कमर्शियल पोर्ट। तो हमने देखा कि फर्स्ट का थर्ड और फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फिफ्थ, थर्ड का सेकंड, फोर्थ मसूरी जो था उसका फर्स्ट, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कंसीडर द इवैल्यूट एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट देन चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको ये दे रखा है, इसको इवैल्यूट करना स्टेटमेंट को, फिर सेलेक्ट करना कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो कह रहा है मैनी स्पीशीज नाउ हैव बिकम, जो इंडेंजर्ड हो चुके ड्यू टू इलीगल हंटिंग। इलीगल हंटिंग कारण बहुत सारे स्पीशीज है वो खत्म हो चुके हैं। और कह रहा था अर्ली हंटर यूज प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन, ट्विक्स और एरो, सो द नंबर ऑफ एनिमल किल्ड वर्ड लिमिटेड। देखो पहले के टाइम में जो होते थे वो लोग प्रिमिटिव टूल्स यूज करते थे, जैसे स्टोन्स हो गए, एरोज हो गए, तो इससे लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स मरते थे और इतनी ज्यादा मतलब एनिमल्स की खत्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसके पीछे जो रीजन है हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर है सी, कि स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्टेड। तो फिर से देख लेते हैं, मैंने स्पीशीज अब जो है खत्म हो रहे हैं कि इलीगल हंटिंग कारण बिल्कुल सही है। और पहले के लोग जो थे वो पुराने टूल्स, प्रिमिटिव टूल्स यूज करते थे, जिसके कारण जो एनिमल्स मरते थे बहुत ही लिमिटेड है। दोनों ही जो स्टेटमेंट है सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही स्टेटमेंट्स में करेक्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि कह रहा है मेक करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग टू कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब बताना है जो अर्ली कॉलोनियल पीरियड था वो कब से कब तक था, लेट 50s से लेकर 1960s का कॉलम। लेटर कॉलोनियल पीरियड किसे कहा कि 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, ये भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में किया था। तो जो फर्स्ट का ऑप्शन दे रखा है आपको ए, फर्स्ट का आंसर दे रखा है ए एक्सपोर्शन डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल ठीक है। जो सेकंड दे रखा है उसका आंसर है डी स्पेटल ऑर्गेनाइजेशन, और जो सी दे रखा है कॉलोनियल पीरियड उसका आंसर है बी। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा सही है। जो ए है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स होते हैं और उन पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको आंसर इसी मिल जाएंगे। ये पैराग्राफ आपको चैप्टर बताने के लिए होता है कि ये चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर क्लियर होगा तो आप वैसे भी आंसर बता सकती हो। तो अब देखिए क्वेश्चन जो है 49 to 52 कंपल्सरी अटेम्प्ट करना ही है और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए जल क्रांति अभियान है, water is a recyclable resource but its availability is limited and the gap between supply and demand will be widening over time. Climate change at the global scale will be creating water stress condition in many regions of the world. India has a unique situation of high population growth and rapid economic development with high water demand. The Jal Kranti Abhiyan launched by Government of India in 2015-16 में with the aim to ensure water security through per capita availability of water in the country. People in different regions of India and practice the traditional knowledge of water conservation management to ensure water availability. The Jal Kranti Abhiyan aim to involve local bodies, NGOs, all citizens at large in creating awareness regarding its objective. देखते हो ना ये सारे जो अवेयरनेस है लोगों में फैलाकर किस तरह से जो पानी के कंजर्वेशन को लोगों को बताया जा सकता है। क्या द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन प्रपोज्ड अंडर द जल क्रांति अभियान। सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस विलेज में दे रखा है। तो अब इसके बेसिस पे कह रहा मॉडल कमांड एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, फॉर एग्जांपल यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है कैसे कैसे में कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन आर्टिफिशियल। तो अब इन सब चीजों के हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है। कह रहा प्रेजेंट डे वाटर, कह रहा प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज एक्सपीरियंस एक्यूट वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू, ये क्यों जो प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको प्लस 4 ऑप्शन दे रखा है और आपने इसमें पढ़ा है कि भैया क्लाइमेट चेंज के कारण। देखा आपने ऊपर जो पढ़ा है लिखा ना कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आपने क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज एट ग्लोबल स्केल, तो ये इसका मेन रीजन है ग्लोबल, जो कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडल कमांड एरिया इन इंडिया, कौन इसका फीचर नहीं है। तो इसका आपसे दे रखा है कि वाटर कंजर्वेशन आर्टिफिशियल रिचार्ज, बिल्कुल ठीक है। रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ये भी ठीक है। कंस्ट्रक्टर एरिजनल फ्री वेल्स इन सिलेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री, ये भी ठीक है। तो कौन सा इसका नहीं है, डी, कि भैया नॉट कंसर्व विथ फूड सिक्योरिटी, ये जो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या था ऑब्जेक्टिव ऑफ जल क्रांति अभियान अचीव थ्रू, ये जल क्रांति अभियान का जो ऑब्जेक्टिव है कैसे इसको अचीव किया सकता है। पहला यूजिंग ट्रेडिशनल नो हाउ
तो इसमें जो आंसर दे रखा है तो ऑब्जेक्टिव, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को इसी में से मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को इसमें दे रखा है कि एडॉप्टेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मिक्सिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल नॉलेज, या आउटसोर्स ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है मिक्स्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना है, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मिक्स करके हम इस जो भी हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा था मेन एम ऑफ जल क्रांति अभियान की, भैया एम क्या है इसका, इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू क्रिएटिंग जल ग्राम्स, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, या पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो आपने देखा इसमें लिखा हुआ था कि क्यों इसको बनाया गया, ताकि पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो अचीव किया जा सके। तो देखा आपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में एक पैराग्राफ होता है, और जियोग्राफी के अंदर तो भैया इतना अच्छा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है कि इसे पढ़ने के साथ आपको उसके आंसर मिल भी रहे उसके अंदर। बाकी हिस्ट्री और पोल साइंस में तो ऐसा होता ही नहीं, सिर्फ चैप्टर के नाम पे, सोर्स बेस के नाम पर सिर्फ चैप्टर ही बताया जाता है। इसमें तो आप लोग को आंसर भी काफी हद तक मिल गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम करना है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आपको देखिए सबसे पहले जो ग्राफ है वो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि यहाँ पे दे रखा है आपको कि द डेथ रेट, बर्थ रेट, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये सारे चीजें आपको दे रखा है। इसके बेसिस पे क्या करना है, आपको इसका आंसर का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर एज पर द ग्राफ, कि ग्राफ के हिसाब से ये जो हमारी नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्यों हो रही है। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसका सही आंसर क्या है, बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। बर्थ रेट जो ए है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज ऑफ लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट। इसका आंसर है बी, शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रियन इकोनॉमी से लोग कहां पे शिफ्ट हो रहे, अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। नेक्स्ट है कि फ्रॉम गिवन ग्राफ व्हाट कंडीशन कैन यू इन्फियर अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या है, इसका जो है सी आंसर है, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। हमारी बर्थ रेट तो अभी भी बहुत हाई है, और डेथ रेट है उस पर कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी डिजीजेस पे कंट्रोल कर लिया गया, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया, तो हमारी जो डेथ रेट है उसको तो काफी हद तक लो कर दिया गया, लेकिन जो बर्थ रेट है उसको कम नहीं किया गया, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो रही है डेवलपिंग देशों में। नेक्स्ट कह रहे 56 इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमने देखा था ना फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ स्टेज देखे थे, कह रहे किस स्टेज के अंदर जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन है आ रही है। इसका आंसर है स्टेज सेकंड। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दूसरे बच्चों के लिए है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन आप लोगों का डेटा बेस्ड है, देखा हमने मैप के बेसिस पे क्वेश्चन किया, ग्राफ के बेसिस पे किया। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए बेसिकली, यहाँ तक 56 तक हम जो कर चुके हैं। अब हम लोग 57 से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान से देखिए, आप लोगों का सामने डेटा दे रखा है कि सेंसस आपको पता है 1901 से दे रखा है और 2011 तक, क्योंकि अभी 21 में डेटा आई नहीं है। टोटल पॉपुलेशन दे रखा है, एब्सोल्यूट नंबर दे रखा है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, कह रहा है विच ईयर हैज बीन नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। किस साल, पहले बताया था ना कि 1921 से पहले नेगेटिव ग्रोथ भी होता था, यानी कि बढ़ने के बजाय पॉपुलेशन कम भी हो जाती थी। तो कह रहा है किस ईयर में आपको नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिला है। तो देख लीजिए, आप लोग के सामने दिखा रखा है 1921 में, देखा नेगेटिव आप लोग को दे रखा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1921। उसके बाद तो भैया पॉपुलेशन जो बढ़ना स्टार्ट हुआ वो कंट्रोल हुआ ही नहीं। नेक्स्ट क्या रहा है कि व्हाट वाज द हाईएस्ट रिकॉर्ड ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इंडिया, कि हाईएस्ट जो रिकॉर्डेड ग्रोथ है, देख लिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाईएस्ट ग्रोथ जो है परसेंटेज टर्म में, देख लीजिए 5.7, अगले में तो 0 नेगेटिव है, 11, 14, 13, 21, 24 दो दे रखा है, 25.80, 25.60, तो 24.80 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बी है 24.80। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि विच ईयर हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म बात करें तो किस साल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखा है आपको, तो दिख रहा होगा आपको एब्सोल्यूट टर्म में। तो ऊपर से देख लीजिए आप कितना देख रहे हैं 182, यानी कि 2001 जो है सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन आपको 2001। नेक्स्ट कह रहा है 60 की हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड बिटवीन द सेंसस ऑफ 2011 से लेकर 1911 से लेकर 2011 के बीच में हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी कि 1911 से लेकर 2011 के बीच में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो हम क्या करेंगे,
आज जो 2011 में कितनी पॉपुलेशन है और 2011 में कितनी है और 1911 में कितनी पॉपुलेशन, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, डिफरेंस निकाल के करना है। तो मैंने डिफरेंस निकाल के देखा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो डी है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि क्या करना है आप लोगों को, कि आपको इसमें करना क्या है कि जो 2011 की कितनी पॉपुलेशन करंट है और 2011 कितनी है, दोनों का जो डिफरेंस है वो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग पेपर था, बहुत ईजी था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ज्योग्राफी का जो पेपर है बहुत ईजी और अच्छा आता है। चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं, तो हम लोग सीबीएसई सैम्पल पेपर करते हैं सॉल्व, और इस तरह के और भी 7-8 पेपर सॉल्व करेंगे तो आप लोग के डाउट्स बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। जिसमें हम डेटा बेस्ड भी करेंगे, सोर्स बेस्ड भी करेंगे, और प्लस जो हम लोगों का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों को कवर करके चलना है। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। इस बार मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा है, 14th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। जिसको पहले से पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता वो प्लीज चैप्टर को दोबारा से रीड कीजिए, उसके आंसर को फाइंड कीजिए। और इस तरह के सीबीएसई के बेस्ड का पैटर्न मैं बहुत कोशिश करूंगी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पेपर आप लोगों को नवंबर में प्रैक्टिस करा सकूं। थैंक यू।